स्वागत है दोस्तों आपको मेरे चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, इससे पहले पॉलिटी का प्रमुख अनुच्छेद के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने वो सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके देख लीजिए, चैनल पे अपलोड किया गया है। और आज इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद सीरीज का पार्ट 3 आएगा और ये अंतिम पार्ट आएगा। ये अनुच्छेद का अंतिम पार्ट है। इसके बाद आपको अनुच्छेद कोई नहीं आएगा। इसके बाद ये लास्ट अनुच्छेद है। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके बाद जैसे मूल अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पॉलिटी को पूरा देखा जाएगा। आज ये अंतिम वीडियो पॉलिटी का अनुच्छेद का आ रहा है। इसमें हद तक बहुत सारे अनुच्छेद को शामिल करके और इसको बहुत अच्छे से डील किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने हम लोग ने पढ़ा था और उसके बाद यहाँ से 152 से स्टार्ट करते हैं। 152 में से पहले राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। राज्यपाल की परिभाषा, राज्यपाल की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है 152 में। मतलब राज्यपाल की परिभाषा मतलब राज्यपाल का पद कैसा है नहीं है, इसके बारे में चर्चा किया गया है 152 में। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि राज्यपाल की 52 के बाद 153 अनुच्छेद नंबर 153 में क्या बोलता है, राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति। मतलब हर एक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा। यह किसके द्वारा किया जाएगा, ये तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कहने पे ही नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद 154 अनुच्छेद 154 में बोलता है राज्यपाल की शक्ति का वर्णन। राज्यपाल को क्या क्या शक्ति दिया गया है इसका वर्णन अनुच्छेद 154 में मिलता है। तो देखते हैं राज्यपाल को क्या क्या शक्ति है। जैसे जैसे राज्यपाल को शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है। मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करना। उसके बाद राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति करना, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करना, हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति करना आदि की नियुक्ति करने का अधिकार, यही शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 155। उसके बाद अनुच्छेद 155 में क्या बोलता है, राज्यपाल का निर्वाचन। राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन मतलब कैसे उसका चुना जाएगा, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। मतलब राज्यपाल जो होते हैं एक्चुअली इनका कार्य जो होता है 5 वर्षों का होता है, लेकिन सही से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना काम करते हैं। जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको हटा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में क्या बोलते हैं, राज्यों के राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। यह सभी क्षमादान दे सकते हैं बशर्ते कौन से, मृत्युदंड को यह समाप्त नहीं कर सकते। मृत्युदंड के लिए केवल और केवल राष्ट्रपति ही समाप्त करेंगे, राज्यपाल मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं राज्य के मंत्रिपरिषद के लिए, राज्य मंत्रिपरिषद। तो राज्य मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में क्या बोलता है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। राज्यपाल की सहायता से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। राज्यपाल की सहायता के लिए किया जाएगा, न कि किसके लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 163 बोलता है। उसके बाद अनुच्छेद 164 बोलता है कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में किया जाएगा। मंत्रिपरिषद जैसे अनुच्छेद 74 में था सेंट्रल का मंत्रिमंडल था ना, मंत्रिपरिषद था, और 75 में था मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होंगे, अनुच्छेद 75 था। वैसे ही यहाँ पे अनुच्छेद 63 में 163 में मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल की सहायता के लिए किया जाएगा और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा। 164 में 165 में बोलता है कि महाधिवक्ता मतलब कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का क्या होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कि कौन, राज्यपाल करता है, इसलिए यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो वहाँ पर होता है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होता है, या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति होता है, या विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति होता है, या राज्यपाल के प्रति होता है, तो राज्यपाल के प्रति होता है। या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक काम करते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। और महान्यायवादी सेंट्रल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं राज्य विधानमंडल पे। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 विधानमंडल की संरचना। देखिए, जैसे संसद की संरचना में होते हैं, संसद में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। ऐसे ही विधानमंडल की संरचना में देखते हैं तो सबसे पहले विधानमंडल में कौन होंगे, राज्यपाल होंगे, उसके बाद विधानसभा होगा, उसके बाद विधान परिषद होगा, तो विधान मंडल की संरचना कहलाएगा। और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ राज्यपाल हो जाएंगे और विधानसभा हो जाएगा। बस यही अंतर है, और क्या है। और अनुच्छेद 169 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 169 में बोलता है कि विधान परिषद का गठन या समाप्ति होगा। मतलब कोई भी राज्य चाहेगा तो वो अपने राज्य में विधान परिषद को ला सकता है या उसको समाप्त कर सकता है, बशर्ते विधानसभा से 2/3 बहुमत से उसको पास करा के संसद को भेजना जाएगा। संसद उस स्वीकृति को स्वीकार कर लेगा तो उसके बाद लागू या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 170 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 170 में बोलता है कि विधानसभा की संरचना, मतलब विधानसभा की संरचना कहने का मतलब कि विधानसभा में कितना सीट अधिकतम है और कितना सीट न्यूनतम है। जैसे विधानसभा, तो विधानसभा में जैसे देखिए, तो विधानसभा में सबसे अधिक कितना सीट है, 500 सीट है, और न्यूनतम कितना है, 60 सीट होता है। मतलब 60 सीट से कम नहीं रहना चाहिए और 500 सीट से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 171 विधान परिषद में सीटों की संख्या विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए हर हाल में। विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद में। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। देखिए एक बार और चलते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इतने सारे राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में लागू है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 216 में क्या जिक्र किया गया है, हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, इसके लिए 214, और अनुच्छेद 216 में बोलता है कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। उसके बाद 231 में क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 231 बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राज्य में ही एक हाई कोर्ट जैसे होगा। जैसे पूर्वोत्तर भारत में एक हाई कोर्ट असम में है। असम का जो हाई कोर्ट है वहाँ किसका किसका अधिकार क्षेत्र आता है, नागालैंड का आता है, मिजोरम का आता है, अरुणाचल प्रदेश का आता है, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है तो चंडीगढ़ का आता है, पंजाब का आता है, हरियाणा का आता है। जैसे चेन्नई में एक हाई कोर्ट है, वहाँ तमिलनाडु का पुडुचेरी का आता है। जैसे महाराष्ट्र में वहाँ गोवा का आता है, दादरा नगर हवेली का आता है और महाराष्ट्र का आता है आदि। ये सब हाई कोर्ट एक दूसरे से सम्मिलित रूप से है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह 231 अनुच्छेद बोलता है। उसके बाद 249 अनुच्छेद 249 क्या बोलता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार बनाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलेगा कि अनुमति देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करेगा कि राज्य सूची के विषय पर तुम कानून बना दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय पर बना देगा, या आपातकाल की स्थिति में ही 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। जैसे सूची के बारे में आप लोग जानते हैं कि संघ सूची में संघ बनाता है, समवर्ती सूची में राज्य और सेंट्रल दोनों बनाते हैं, और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बनाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कौन सा कानून बनाएगा, संघ सरकार जो है कि कानून बनाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 262 में क्या बोलता है
कि नदी जल विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद का चर्चा के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 में बोलता है गया अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसके राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। उसका अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में चर्चा किया गया है। संचित निधि के बारे में चर्चा अनुच्छेद 266 में किया गया है और आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा 267 में किया गया है। 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि। संचित निधि से ही वेतन भत्ता ये सब दिया जाता है और आकस्मिक निधि के फंड को बचा के रखा जाता है। आकस्मिक मतलब कि जैसे कोई आकस्मिक घटना हो गया, उसके बाद आकस्मिक निधि के फंड से उसमें से निकाल के काम किया जाएगा, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन 312 में किया गया है। इसमें सर्वा इसका अधिकार जो होता है राज्यसभा के पास होता है अखिल भारतीय सेवा का। इसमें 3 प्रकार का सेवा आता है, IAS, IPS और IFS आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है, याद रखिएगा। IAS, IPS और IFS के बारे में चर्चा अनुच्छेद 312 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। इसमें एक होता है मुख्य और 2 होता है अन्य। अभी मुख्य कौन है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है। उसके बाद अनुच्छेद 326 में व्यक्ति मताधिकारों का वर्णन किया गया है। मतलब व्यक्ति मताधिकार कहने का मतलब 18 वर्ष आयु पूरे होने के बाद आप वोट देने के लिए हो जाते हैं, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या बोला गया है? 330 में बोला गया लोकसभा में SC ST का सीटों का आरक्षण। लोकसभा में सीट SC ST के लिए कितना होगा, इसका आरक्षण का चर्चा अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 331 में बोला गया है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को आरक्षण। आंग्ल भारतीयों को आरक्षण का वर्णन जो है कि अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है, जो अभी वर्तमान में 2020 में आंग्ल भारतीय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण के बारे में चर्चा अनुच्छेद 332 में किया गया है। विधानसभा में SC ST के सीटों के बारे में आरक्षण का चर्चा अनुच्छेद 332 में किया गया। अनुच्छेद 333 में किया गया विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय का आरक्षण। आंग्ल भारतीय का आरक्षण मतलब कि विदेश से जो व्यक्ति संसद में जा सकता है उसको ही आंग्ल भारतीय कहते हैं। जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह विदेश में रहता हो, लेकिन वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन करके उसको संसद में भेजा जाता है, उसी को आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अनुच्छेद 338 में SC आयोग मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग का चर्चा अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 के A में ST आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग का चर्चा अनुच्छेद 338 के A में है और अनुच्छेद 338 के B में पिछड़ा जाति आयोग मतलब OBC के बारे में चर्चा किया गया है, जो 102 नंबर का संविधान संशोधन के तहत इसको मतलब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। आयोग का दर्जा मिला था इसको। उसके बाद अनुच्छेद 343 राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग किस कमीशन के तहत था? राजभाषा आयोग फजल अली कमीशन था, है ना, राजभाषा आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 352 में क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में 3 बार लगा, 1962 में लगा, 1971 में लगा, 1975 में लगा। उसका अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, सबसे अधिक पंजाब में लगा 10 बार। उसका अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में 1 बार भी नहीं लगा है।
ये तीनों तो हम राष्ट्रपति जब चर्चा कर रहे थे उसी समय आप लोगों को बता दिए थे इससे पिछले वाले सीरीज में। और एक है अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया जाएगा। चर्चा किया गया अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, और अनुच्छेद 370 ये VVI या सभी सब कोई जानते होंगे। अनुच्छेद 70 में जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान जो था अनुच्छेद 370 के तहत, यही अनुच्छेद 370 है जिसके जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान को दिया गया था। इसमें अभी पूछता है कि जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद इसका कौन सा खंड अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। खंड एक जो है कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, खंड एक अभी तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पाठ यहीं समाप्त होता है। इसका अंतिम पाठ था, इसके बाद अनुच्छेद सारे कोई समाप्त हो गए हैं। और इसका तीनों पार्ट बहुत अच्छे से 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। गुड नाइट।